हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारे अपने आपके इस चैनल पर हम वीडियो लेके जो आते हैं वो बीएड से रिलेटेड लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों अब देखिए बीएड करने के बाद या डीएलएड करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है टीचर बनने के लिए। आपको जो एग्ज़ाम देना होता है सबसे पहले, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी टेट देना होता है, और यदि आप केंद्र में कोई वैकेंसी लेना चाहते हो तो उसके लिए सी टेट देना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो की श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं सी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर। जो दोस्तों हम शुरू में आपको जो बताएंगे वो सीडीपी का पेपर है, और ये जो पेपर है हम आपको दिखाएंगे कब कंडक्ट हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में लिखा भी है कि ये कब कंडक्ट हुआ था। दोस्तों ये हुआ था आपका, यहाँ देख सकते हैं इसकी डेट, ये हुआ था आपका 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 को हुआ था, जो कि ऑनलाइन था यानी सीबीटी मोड पर था। तो दोस्तों इसमें कैसे क्वेश्चन आए उनके बारे में हम जानेंगे, और दोस्तों सही आंसर क्या है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दोस्तों बने रहें वीडियो में। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन आए थे और ये इसमें इनका आंसर क्या था। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हिंदी में देखें तो यहाँ लिखा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है दोस्तों, जो शरीर का विकास में शरीर के अंगों का जो विकास होता है वो अलग अलग चरणों में अलग अलग दरों से बढ़ते हैं। तो अलग अलग दरों से बढ़ेंगे तो दोस्तों अलग अलग ही इसका अलग अलग प्रकार से ही एक दिशा या एक आयामी इसका आंसर न होकर दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है, विकास एक आयामी होता है, तो दोस्तों ये गलत होगा। और दोस्तों विकास एक ही दिशा में एक ही दिशा होता है यानी एक ही दिशा में होता है, ये भी गलत होगा, क्योंकि दोस्तों विकास एक दिशा में न होकर बहुदिशा होता है। और इसमें यहाँ लिखा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, जबकि दोस्तों ये भी गलत होगा, जबकि विकास एक असतत नहीं सतत प्रक्रिया है। उसके बाद आगे देखेंगे नंबर 4 पर लिखा है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। यानी दोस्तों बात करें ये ऑप्शन सही होगा। अधोगामी का मतलब दोस्तों ये है कि पहले जो आपके हृदय के यानी पास के अंगों का विकास होगा, बाद में आपके दूर के अंगों का विकास होगा, यानी धीरे धीरे। और दोस्तों कहें तो जैसे कि आपके शिशु अवस्था में थोड़ा तेज विकास होता है, उसके बाद बाल्य अवस्था में थोड़ा कम विकास हो जाता है, यानी विभिन्न अवस्थाओं में या विभिन्न चरणों में थोड़ा इसमें विकास की दरों में भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद आगे देखें दोस्तों, ये इसका आंसर क्लियर हो जाता है 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला कथन है आपका, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो दोस्तों ये जो कहना है, ये जो कहना है, ये आपका जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था आपके लेव वाइगोस्की का कहना है। तो यही आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखें दोस्तों, और भी ऑप्शन हम देखें तो देखो इसमें लिखा है दूसरे नंबर पर कि बचपन वह अवधि है जिसमें 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। दोस्तों ये गलत है, जबकि आप देखते हैं बचपन को 10 अवस्थाओं में नहीं बांटा जा सकता। नंबर 3 पर चलें, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, जबकि जबकि दोस्तों इसमें नहीं होती लिखा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर नहीं इसमें कटा हुआ होता तो ये ऑप्शन भी ठीक होता, क्योंकि बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया यानी समाज में रहकर ही उसका जो है विकास होता है। तो ये इस तरह से हो जाता सही अगर इसमें नहीं शब्द जुड़ा हुआ नहीं होता। इसके बाद आगे देखें कि बच्चों का विकास केवल अनुवांशिक पर आधारित होता है। दोस्तों अनुवांशिक पर नहीं, वातावरण भी इसमें शामिल होता है, इसलिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लिखा है कि अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसमें अनुकूलन कहलाती है, और ये शब्द आपका जीन प्याजे ने कहा है। किसने दोस्तों? जीन प्याजे ने ये कहा है। दोस्तों अधिगम भी नहीं होगा, समाजीकरण भी नहीं होगा, और परिपक्वता भी नहीं होता, इसमें अनुकूलन होगा। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है डैश समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक है। यानी कहने का मतलब यह है कि कौन सा प्राथमिक कारण है समाज का और कौन सा द्वितीय कारण है समाज का। तो इसमें परिवार प्रथम हो जाता है। प्रथम में आपको बता दें दोस्तों, प्रथम में जो होते हैं आपका सबसे पहले परिवार हो जाता है, परिवार। इसके बाद पास पड़ोस हो जाता है, पास पड़ोस। इसके बाद पास पड़ोस और साथ साथ में सहपाठी या सहमित्र हो जाता है, सहपाठी लोग या सहमित्र ये बच्चे के हो जाते हैं। ये 3 चीज़ आपकी जो है फर्स्ट प्राथमिक स्तर में यानी प्राथमिक समाजीकरण में हो जाती हैं, और द्वितीय में विद्यालय आ जाता है, और तृतीय में मीडिया आ जाता है। तो दोस्तों परिवार पहला हो जाएगा और विद्यालय दूसरा हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दोस्तों? पहले ही ऑप्शन में लिखा है कि परिवार और विद्यालय, तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मीडिया तृतीय कारक है, और इसमें यहाँ भी मीडिया तृतीय कारक है, इसलिए गलत। और यहाँ पे मीडिया दिया है, मीडिया तृतीय कारक है, बाकी ऑप्शन इस प्रकार से गलत हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए दोस्तों बहुत ही महान लॉरेंस कॉलबर्ग के नियम से है दोस्तों, सिद्धांत से है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है दोस्तों, लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्ष से बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। यानी लॉरेंस कॉलबर्ग में दोस्तों दिया था नैतिक सामाजिक सिद्धांत, नैतिक विकास का सामाजिक सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेते हैं
कौन कौन से ऑप्शन है? सबसे पहले है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये ठीक है, ये दोस्तों है देखने के लिए तो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे बच्चे की उम्र क्या दे रखी है, 7-8 वर्ष बच्चे की उम्र दे रखी है, तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। सामाजिक अनुबंध इस 7-8 वर्ष आने के कारण ये भी गलत हो जाएगा, और ये हो जाएगा दंड और आज्ञा पालन, क्योंकि दोस्तों 7-8 वर्ष में बच्चा दंड और आज्ञा पालन के कारण ही नैतिक विकास करता है, नैतिकता को मानता है, और ये सार्वभौमिक भी गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे से। तो दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों लिखा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। जीन पियाजे ने क्या कहा है कि क्रमबद्धता किसको कहेंगे या किस प्रकार संदर्भित इसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, तो क्रम देना ही क्रमबद्धता कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर ये वाला ठीक हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है लिखा है 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। तो बहुत ही अच्छे तर्क दिए हैं जीन पियाजे जी ने। तो दोस्तों एक एक तर्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो तर्क आ जाता है दोस्तों, ये आ जाता है जीववाद। जीववाद में क्या होता है कि दोस्तों क्या बच्चा जो है अपने जो खिलौने होते हैं, जो भी प्राकृतिक चीज़ होते हैं, खिलौने हो चाहे अन्य कोई उसके खेलने का सामान हो, उसमें जीवन यानी वो जीवन समझता है, इसलिए ये जीववाद का लक्षण ये गलत हो जाएगा। और केंद्रितता की बात करें, केंद्रितता का मतलब है दोस्तों कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे एक वस्तु के एक ही केंद्र पर ध्यान देते हैं, यानी एक ही आकृति पर उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ भी नसीमा ने क्या किया था कि उसके एक ही बिंदु पर ध्यान दे पा रही है, और ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद ये बाकी के ऑप्शन यहाँ पर ये भी कट जाएंगे, ये भी इसमें गलत हो जाएगा, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लेव वाइगोस्की से। तो दोस्तों ये कम से कम 3 जो आपके मनोवैज्ञानिक है, लेव वाइगोस्की ने और आपका लॉरेंस कोलबर्ग और जीन पियाजे, ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों लेव वाइगोस्की क्या पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए लिखा है लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस पर आधारित है। तो आप जानते हो लेव वाइगोस्की ने दिया है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। तो यहाँ पे सामाजिक संरचना पहले ही ऑप्शन पर, यही क्वेश्चन यही आंसर इसका राइट हो जाएगा। व्यवहारवाद आप जानते हैं थॉर्नडाइक कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद भी नहीं होगा, और ये सार्वभौमिकता भी नहीं होगा, ये कहा है किसने, जीन पियाजे ने। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फिर से लेव वाइगोस्की का एक और क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। देखो लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। यानी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे दोनों ने बच्चे की संवाद क्रिया को अलग अलग नाम दिया है। तो दोस्तों आपको बताएंगे, लेव वाइगोस्की ने तो संवाद करने की क्रिया को गया है निजी संवाद या प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद। किसने दिया है, देखिए दोस्तों ये दिया है लेव वाइगोस्की ने। और इसमें जीन पियाजे ने कहा है अहम केंद्रित या स्व केंद्रित, अहम केंद्रित या स्व केंद्रित, ये दिया है। तो यहाँ पे आप निजी संवाद देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों लेव वाइगोस्की के अनुसार है, तो इसमें पहले ही ऑप्शन पे निजी संवाद है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। ये उच्च स्वर वार्ता नहीं होगा, पाड़ नहीं होगा। और दोस्तों लेकिन स्व केंद्रीवाद हो जाता, लेकिन यहाँ पे जीन पियाजे होता तब होता, लेकिन इस समय है लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया, तो इसलिए ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। दोस्तों ये आसानी से आप दे भी सकते हैं आंसर इसका कि हमें कैसी कक्षा निरूपित करनी है प्रगतिशील। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पहला ऑप्शन ड्रिल और अभ्यास करने पर जोर देना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, ये भी गलत हो जाएगा, अलगाव देना नहीं है। सहयोगितापूर्ण अधिगम, यानी सभी का सहयोग होगा तभी अधिगम आसानी से बच्चा कर पाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा देखें तो यह है पुरस्कार और दंड। देखिए दंड का प्रयोग कभी बच्चे के साथ हमें नहीं करना, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है ये देखिए दोस्तों लिखा है एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता यह बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है। जैसे कि दोस्तों ये आपका आ जाएगा हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत। तो दोस्तों दूसरों की समझने के लिए कहते हैं अंतरा, क्या दोस्तों अंतरा, और अपनी समझने के लिए कहते हैं अंत्य व्यक्ति, अंत्य बुद्धि। तो यहाँ पे जहाँ पे भी अंतरा होगा वहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों 2 नंबर पर आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए राष्ट्रीय शिक्षा 2020 से है दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो पहला देख लेंगे, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और प्रौद्योगिकी में उन्नति में बाधक है, यानी अपनी मातृभाषा शिक्षित होने में शैक्षिक और प्रौद्योगिकी में बाधक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद नंबर 2 पर विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा के प्रथम भाषा के रूप में सीखना, और बिल्कुल गलत हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा प्रथम भाषा के रूप में नहीं सिखाना। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, पहले लास्ट का और पढ़ लेते हैं। लास्ट का लिखा है दोस्तों
लास्ट का है कि द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करना बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा नंबर 3, एकदम ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जेंडर भूमिकाएं हैं। जेंडर जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, जेंडर का मतलब ये हो गया कौन लेडीज़ के रूप में आएगा और कौन जेंट्स के रूप में। तो ये जो है दोस्तों एक अधिकृत व्यवहार है। क्या है? अधिकृत व्यवहार। क्योंकि दोस्तों हम समाज में आकर ही ये कार्य चुनते हैं कि लेडीज़ ये कार्य करती हैं और जेंट्स ये कार्य करते हैं। ये क्या है? अधिकृत व्यवहार। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, ये लिखा है, ये देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नंबर 1, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। बिल्कुल तुलना करना गलत है। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षण शास्त्रों को इनके अनुरूप रूपांतरित करना। देखिए दोस्तों, हो सकता है राइट आंसर, लेकिन आगे देख लेते हैं। पहले छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, बिल्कुल गलत। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल बिल्कुल घोषित नहीं करना। दोस्तों इससे कुंठा की भावना जो है, कुंठा की भावना पैदा हो जाती है। तो इसमें आंसर 2 ही आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। नंबर 1 लिखा है, मेरे अलावा इन। देखिए दोस्तों, मेरे अलावा आ गया यहीं पे एक क्वेश्चन, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे अलावा या इसमें किसी एक को विशिष्ट टीचर को दर्शाना ही नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने में सर्वोत्तम तरीका क्या है। ये ठीक लग रहा है दोस्तों। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षण शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। देखिए दोस्तों, ये भी ठीक लग रहा है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। ये दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन ऑप्शंस में देख लेते हैं पहले छोड़कर। यदि 2-3 है तो हम उसी को लगाएंगे। इसमें पहले में 1 2 3 ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आ रहा है 1 नंबर 2 3 4 2 3 4। तो दोस्तों इसमें देखो ये कन्फ्यूजन है, इसमें भी 2 3 4 दे रखा है, ये देखिए, और इसमें भी 2 3 4। तो इनमें से कोई सा भी एक आप टिक कर लेंगे, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो दोस्तों समावेशी का अर्थ सबसे पहले आपको समझा देते हैं। समावेशी का अर्थ आपका इतना समझ लें कि सभी को साथ लेना, सभी को साथ, सभी का साथ कहलाता है समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शंस भी आप देख लेंगे, यहाँ पे लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए, गलत। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए, बिल्कुल गलत। सभी को साथ लेकर के चलना दोस्तों। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई की जाए, बिल्कुल गलत। अब जब 3 गलत हो जाते हैं, चौथा देख लेते हैं कि योग्यताओं से परे होकर भी सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों देखो, यहाँ पर सभी को साथ लेकर चलना पड़ रहा। तो दोस्तों यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 क्वेश्चन नंबर 17। तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये लिखा है दोस्तों कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ठीक बात, बिल्कुल। और आर पर लिखा है दोस्तों, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। दोनों ही बातें ठीक हैं दोस्तों, यहाँ पर भी दोनों बातें ठीक होंगी, वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पर सही लग रहा है ये, तो यही आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखें, ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आ गया सही, ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन ए ही आपका ठीक हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके सीटेट में ये जो कठिनाई होती हैं, तो ये जो आपकी पढ़ने लिखने की कठिनाई होती हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कौन सा है, ये देख लेते हैं। लिखा है कि एक बच्ची, लिखा है यहाँ पर दोस्तों कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने में और शब्दों के बीच अंतराल में करने में चुनौती होती है। सबसे पहले देखें दोस्तों, किसमें कठिनाई हो रही है, लिखाई में। और लिखाई का मतलब होता है दोस्तों, इसमें आप सबसे पहले ये देख लें, आपको एक ट्रिक देंगे हम, जो आप आसानी से पहचान सकेंगे। देखिए, डिसलेक्सिया में तो आपका पठन का हो जाता है, और ग्राफिया का मतलब ग्राफ इस तरह से बनाना। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, लिखना हो जाता है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे भी देख लेते हैं, कैलकुलिया का मतलब है गुणा भाग जोड़ घटाने। तो इसमें गणित संबंधी आपकी जो डिसेबिलिटी आ जाती हैं। और अटेंशन डिफेक्ट हाई डायरेक्शन डिस्कवर, ये ध्यान विकार संबंधित रोग होता है। तो दोस्तों इसमें आप नंबर 2 आप चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी ना समझ पाएँ तो अंग्रेजी का ऑप्शन आप देख करके इसे देख सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पे लिखा है आलेख वैकल्य, तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे लिखा है कि ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है, व्यवहार के अंतर्गत आपको अप्लाइड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, मानकीकृत पद्धतियों का आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। मानकीकृत बिल्कुल नहीं करने दोस्तों, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं, रटन आधारित, बिल्कुल गलत, रटना बिल्कुल नहीं है। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण, बिल्कुल नहीं करना पेपर पेंसिल। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 2 ही आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है सीटेट के अंतर्गत। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है अपसारी चिंतन से। तो निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता
का अनिवार्य लक्षण है। तो यहाँ पे अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, देखिए चिंतन के बारे में बात करनी है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब देखना अपसारी या अभिसारी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अपसारी और अभिसारी में, अपसारी का मतलब है कि एक ही प्रश्न के बहुत सारे विकल्प, तो इसमें सृजनशीलता बढ़ेगी, ठीक बात है, तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। लेकिन अभिसारी का मतलब होता है कि एक ही आंसर का, एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर, तो इसलिए ये अपसारी यानी अपसारी सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और अभिसारी सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं देता। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका, यहाँ देखिए, ये यहाँ लिखा है छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। सेकंड, या अन्वेषण द्वारा, सही बात, खेल द्वारा, सही बात, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करके, सही बात, और सहपाठियों और वैश्यों के साथ सहभागिता करके। तो चारों ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन 4 ही इसमें ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है 22। तो यहाँ देख लेते हैं, लिखा है एक अध्यापिका को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन के 10 अंकों को 3-4 अंकों समूह में बांटकर याद करने के लिए सुझाई जाती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जैसे 10 अंक हैं, यहाँ लिखा, यहाँ ये इस तरह से लिखा, तो उन्होंने क्या करा, ऐसे बांट दिया, कुछों को ऐसे बांट दिया, कुछों को ऐसे बांट दिया, यानी इसके क्या कर दिया दोस्तों, खंड। तो इसका आंसर भी आ जाएगा खंडीकरण, जो पहले ही नंबर पर है, खंडीकरण। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे लिखा है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों को सबसे अधिक बल देना चाहिए। तो परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों का ज्ञान अर्जन, ठीक है, लेकिन आगे का आंसर देख लेते हैं। विषय वस्तु रटाना बिल्कुल गलत, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण गलत, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध द्वारा व्यवहारों का अनुबंध। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर लिखा है निम्न में कौन सा, तो दोस्तों इसमें आपका पता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पढ़ लेते हैं। ये लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ाने के लिए सुसाध्य है। नंबर 1, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश बोर्ड कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तर देकर एक ट्रॉफी देती है। तो दोस्तों ट्रॉफी का पुरस्कार देना गलत है। इसके बाद नेक्स्ट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन। तो लिखा है परामति विविध प्रकार की पुस्तकों विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए देती है। ये ऑप्शन सही है। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझाने के लिए संदर्भ सहित संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। इसे देख लेते हैं दोस्तों, अभी आगे पढ़ लेते हैं। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने को कहती है। देखिए दोस्तों, चौथा भी इसमें गलत है, तो इसमें दूसरा या तो ऑप्शन में होगा या फिर 2 या 3, तो यहाँ पे 2 और 3 लिखा है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यदि आपने सीटेट का फॉर्म भरा है 2022 दिसंबर 2022 के लिए, तो दोस्तों उसकी जो करेक्शन डेट है आ गई है, वो 28/11/22 से आपकी है 3/12/22। आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आपके लिए जो है महत्वपूर्ण सूचना है, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं यदि आपकी कोई दिक्कत गड़बड़ है फॉर्म में। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं आप, तो पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या लिखा है दोस्तों। पहले पे लिखा है अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, बिल्कुल गलत। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके बिल्कुल नहीं लेना, गलत। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये ही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। और निष्क्रिय रिटर्न पर, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका हो जाए 28 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है पहला आपका क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। नंबर 1, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उसमें किसकी भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों गर्व की इस भावना उसमें उत्पन्न होगी, ना ही शर्म होगा, ना ही गुस्सा होगा, ना ही उत्कंठा होगा। यदि वे फेल हो जाता है तब ये सारी चीज़ें होंगी। पास होने पर या सफल होने पर उसके अंदर इनमें से कोई भी भावना, गर्व के अलावा और कोई भावना नहीं होगी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, लिखा है कि क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुउद्देशीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का मौका देता है, गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, यह अध्यापक की निर्देश अधिकार का भी समय बचाता है, गलत है। और यह बच्चों में आगे पारंगता पैदा करता है, गलत है। सबसे सही आंसर आपका ये हो जाता है पहला। आगे चलते हैं दोस्तों,
29 नंबर पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैज्ञानिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न कथन कौन सा सही नहीं है। दोस्तों ये ध्यान रखना, इसमें नहीं शब्द है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो दोस्तों जो ही इसमें सही गलत ऑप्शन होगा वो ही राइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहला पढ़ लेते हैं, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप में हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक बात है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। बच्चों और वयस्कों वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। यह इसमें सही आंसर लग रहा है, लेकिन अभी नहीं दोस्तों। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करनी चाहिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने के महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक नंबर 4 पढ़ लेते हैं। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार होती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया को सहज को दर्शाती हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ही ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पहला ऑप्शन गलत है देखा जाए तो। बाकी ऑप्शंस उस बच्चे की विकास को या अधिगम को प्रभावित करते हैं, बाकी पहला जो है ये उसे हतोत्साहित करता है, इसलिए ऑप्शन पहला ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है CDP का। तो दोस्तों ये लिखा है, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेत किया जा सकता है। तो ये जो कहलाता है दोस्तों, कौन कहता है, ये सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य इसका कहलाता है आंसर। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो हम आपके लिए बना के डाल देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।